पोषक तत्व जो है उसका प्रबंधन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पोषक तत्व जब तक आप प्रबंध नहीं करेंगे उसका उचित तरीके से, तब तक हमारा पौधा उपज नहीं दे पाएगा। जैसे अगर खरपतवार है तो खरपतवार आप हाथ से निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हालांकि अभी कुछ समय से, कुछ सालों से थोड़ी मज़दूर की समस्या आती है, लेकिन अगर एक बार अगर उसमें हो जाए खरपतवार नियंत्रण, तो उसके बाद आवश्यकता नहीं होती है। और पोषक तत्व प्रबंधन की हम बात करें तो हमें, जैसा कि मैंने बताया, जीवामृत का स्प्रे हम हर 10 दिन के अंतराल में करेंगे तो हमारी मिट्टी की स्थिति भी सुधरेगी, साथ ही वो हमारे पौधों को भी उपलब्ध होगा। अगर हम धान की बात करें, धान के केस में अगर ऐसा है तो हम जिसे हम हरी खाद कहते हैं, हरी खाद एक को हम इसमें ला सकते हैं। इसमें क्या होता है, हरी खाद एक प्रकार का बीज होता है, एक प्रकार की फसल होती है, जिसे हम फसल की बुआई के पहले हम खेत में डाल देते हैं, और फसल की बुआई के समय के तुरंत पहले उस हरी खाद की फसल को खेत में मताई कर देते हैं। इससे क्या होता है, करीब 25 से 30 किलो नत्रजन जो है वो फिक्स हो जाता है हमारे ज़मीन में हरी खाद की वजह से। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, ऋतु परिवर्तन का जैसा असर हम इंसानों पर पड़ता है, वैसा ही असर हमारे पालतू पशुओं पर भी पड़ता है। वैसे तो शीत ऋतु को हेल्दी सीजन माना जाता है, लेकिन फिर भी गर्मियों और बारिश की अपेक्षा कम बीमार पड़ने के बावजूद भी शीत ऋतु में हमें पशुओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शीत ऋतु में अपने पशुओं का ध्यान कैसे रखें, उन्हें बीमारियों से कैसे बचाएं, इस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। इस विषय की जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर नीरज टंडन। नमस्कार। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। साथियों, यदि आप पशुपालक हैं और आपके पशुओं को शीत ऋतु से बचाने के लिए उन्हें टीकाकरण के संबंध में, उनकी बीमारी के संबंध में आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि ऋतु परिवर्तन का हमारे पालतू पशुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। जी, बहुत अच्छा टॉपिक है आज का मैडम। ऋतु परिवर्तन का हम इंसानों पे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और इसके साथ साथ इसका बहुत बड़ा प्रभाव पशुओं पर भी पड़ता है। पशुओं के लिए वैसे ही ऋतु वरदान के रूप में हम मानते हैं पशु चिकित्सक लोग, पर फिर भी मतलब देखा जाए तो सभी प्रकार के पशुओं में, चाहे वो बड़े पशु हों, छोटे पशु हों या फिर पक्षी
वो हों, उन पे इस ऋतु का भी कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है, खासकर उन पशुओं में जो छोटे होते हैं और जो कमज़ोर होते हैं। जी। और इस ऋतु को हम लोग वरदान की ऋतु इसलिए मानते हैं क्योंकि जो डेयरी पशु होते हैं उनमें दूध देने की क्षमता इस ऋतु में बढ़ जाती है। और ये एक प्रजनन काल इसको हम मान के चलते हैं। इस ऋतु में बहुत ज़्यादा गर्मी में पशु आते हैं, खासकर भैंसों का सीजन यही होता है, तो इसलिए एक वरदान के रूप में हम इसको मान के चलते हैं। और बहुत हद तक देखा जाए तो कुछ ना कुछ प्रभाव कमज़ोर और जो स्वास्थ्यगत प्रभाव इसमें पशुओं पे पड़ता है। जी। डॉक्टर साहब, शीत ऋतु में ठंड से बचाने के लिए हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? मतलब पशु को ठंड ना लगे तो उनके आवास में ऐसी क्या व्यवस्था करना चाहिए, क्या बदलाव करना चाहिए? जी, पशुओं में केवल 3-4 चीज़ें हैं जिन पे परिवर्तन करके हम उनको ऋतु का जो ये प्रभाव पड़ता है उससे उनको बचा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गर्मी में हम कूलर की व्यवस्था करते हैं, वेंटिलेटर्स की व्यवस्था करते हैं, फॉग और जो वेपराइज़र की व्यवस्था करते हैं। इससे क्या है, उसमें ठंडक प्राप्त होती है। इसमें बिल्कुल उल्टा रहता है। इस मौसम में हमें पहले एक साथी का फ़ोन सुन लेते हैं। जी। हेलो 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 हेलो, नमस्कार दीदी। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? अपना परिचय दीजिए। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? भागवत निर्मलकर कौरजेवरा बेमेतरा से। जी निर्मलकर जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? भागवत निर्मलकर कौरजेवरा बेमेतरा से। जी, अपना प्रश्न पूछिए। अभी मोर घर गाय है, बछिया पिला जमने हैं। अच्छा। अगर आँख के पास मक्का टाइप के फूला है आँख से लगे हुए, तो ओकर रोकथाम कैसे करे जाए, डॉक्टर से का सलाह लिए जाए, एक बारे में जानकारी दे। साथ ही साथ अभी जो शीत ऋतु है ये माँ गाय के लिए, बैला के लिए कौन से उपाय किए जाए जिसर से लिए उनका स्वास्थ्य अच्छा संतुलन बनाए रखे? सर बताइए। जी भागवत जी, मैंने आपका प्रश्न सुना। आपके जो पशु में जो मस्सा टाइप का जो हो रहा है बोल रहे हैं, उसमें मतलब आपने डिटेल नहीं बताया। अब डिटेल मतलब इसमें मैं थोड़ा सा जानना चाहता था कि वो कड़ा है कि उसमें दबाने से थोड़ा सा पानी भरा है या उसमें कुछ द्रव निकल रहा है। अगर वो कड़ा है, बहुत ज़्यादा कड़ा है, तो वो ऑपरेट करने पे ही मतलब वो हो सकता है। अगर उसमें द्रव्य निकल रहा हो या वो लिचलिचा थोड़ा सा गुलगुला टाइप का है, तो उसमें मतलब आप कुछ दिन वेट कर सकते हैं, या छुई मिट्टी आप लगा सकते हैं, या फिर आपको उसमें ये एक पाउडर आता है हमारा जो मतलब ये छुई मिट्टी आप उसको लगाइए, उसमें उसको वो पका देगा। अगर वो पक गया, पक के वो अपने आप फूट गया, तो उसके अंदर का मैल निकल जाएगा, फिर वो अपना स्वतः ठीक हो जाएगा। और ऐसा नहीं हो रहा है, अगर आपको लग रहा है वो कड़ा है, बहुत ज़्यादा कड़ा है, तो आप निकटतम पशु चिकित्सालय में संपर्क करके एक बार उसको दिखाइएगा जरूर। सर, इन्होंने ये भी पूछा था कि शीत ऋतु में कैसे, जो हम चर्चा करें, जी, क्या व्यवस्था की जाए कि पशुओं को रोगों से बचा सके? जी, हम लोग अभी जो आवास प्रबंधन पे आए थे शीत ऋतु में, देखिए शीत ऋतु में ये होता है कि ठंड से ही मतलब जानवर की मृत्यु होती है। ठंड अपना प्रभाव अलग अलग छोड़ता है। ठंड में मतलब जैसे कि हमको उनको बचाने के लिए या तो पर्दों का उपयोग करना है। प्लास्टिक टारपोलिन के जो पर्दे आते हैं उनका उपयोग ये कर सकते हैं जहाँ खिड़की हैं, जहाँ दरवाजे हैं। पर इसका कतई ये मतलब नहीं है कि पूरा वेंटिलेशन मतलब पूरा हवा का आगमन पूरी तरह से बंद नहीं करना है। आप थोड़ा सा खुला रखिए, जिसमें जो गैसों का आदान प्रदान मतलब गोबर से और मूत्र से इसका जो गैसों का आदान प्रदान होता रहे। दूसरा प्रबंधन ये करना है कि जहाँ तक हो सके हमको जो गाय गरुआ का कोठा है उसको सूखा रखना है। ऐसा नहीं कि हमारे गाय ने पेशाब किया या भैंस ने पेशाब किया वो वहीं पड़ा हुआ है और उसमें फिर वो बैठ रहा है, तो फिर वो ठंडा उसको प्रदान कर देगा। तीसरी चीज़ हमको ये ध्यान देना है कि जो सरफेस है जहाँ पर पशु बैठ रहे हैं वो उबड़ खाबड़ या गड्ढे नुमा ना हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो पेशाब और गोबर फिर वहाँ जमेगा और कीचड़ बना के फिर वो पशु के ऊपर प्रभाव डालेगा। कोशिश ये कीजिए कि एक ऐसा मतलब कोठा हो जहाँ पर अगर पशु का जो सिर तरफ का हिस्सा है वो थोड़ा ऊपर हो और जो पूंछ की तरफ का हिस्सा है वो थोड़ा सा ढलान में हो, ताकि जब वो पेशाब करे तो अपने आप वो एक नाली नुमा उससे बह जाए और थोड़ी देर में सूख जाए। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि ये शीत ऋतु जो है पशुओं का प्रजनन काल भी होता है। जी। तो इस समय गर्भावस्था में जो पशु है वो या वो जो नवजात बछड़ा है वो उनकी विशेष देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। जी। उनके लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए? देखिए, इसमें
जैसे जो पशु मतलब ये गर्भावस्था धारण करने का मतलब स्टार्टिंग फेस हम इसको मानते हैं। और जैसे जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं या जो पशु हैं अभी इसमें प्रेगनेंसी काल में, आप कोशिश कीजिए कि उनको अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ एक्सट्रीम है जिसमें ठंड की अधिकता ज़्यादा है, तो आप उनको कंबल ओढ़ा के रखिए। बोरों का एक कंबल टाइप का, एक कपड़ा टाइप का बना के सुतली से उसको बांध के रखिए। और ज़्यादा ज़रूरत लग रही है आपको तो आप वहाँ पर अलाव जला सकते हैं, आग लगा सकते हैं, पर सावधानी पूर्वक, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब वो आग कहीं की कहीं चली जाए। और ख़ासकर मतलब धुआं, जो अलाव जलता है उसका धुआं का हमको ख्याल रखना है। उसका वेंटिलेशन ऐसा हो कि आग तो हमें मिले पर धुआं ना मिले। जी हाँ, और ऐसा कुछ हमें लग रहा है कि अभी बच्चे का जन्म अभी हुआ है तो उसको बोरे से या कुछ ऐसे मोटे कपड़े से उसको घिसना है अच्छे से, ताकि उसके शरीर में तुरंत गर्मी आ सके। और कभी और ऐसा लग रहा है कि इतना करने के बाद भी मतलब ठंड है, अगर आप अलाव नहीं जलाना चाह रहे हैं और फिर भी आपको लग रहा है ठंड है, तो आप सरसों तेल को गर्म कीजिए, उसमें लहसुन डाल के अच्छे से कड़काइए और उसको पशु के जो पैर के ज्वाइंट हैं या कहीं ऐसा लग रहा है या नाक की इसमें उसमें आप लगा दीजिए। और शरीर में भी आप लगाना चाह रहे हैं तो लगा के पैरे से अच्छे से उसको मालिश कर सकते हैं, इससे गर्मी उसको प्रदान होगी। जी सर, इस समय हरा चारा भी अच्छा मिलता है और पशु खा लेते हैं ज़्यादा, तो इससे भी नुकसान करता होगा, तो इसलिए आहार प्रबंधन कैसा होना चाहिए शीत ऋतु में? शीत ऋतु में पशुओं का आहार प्रबंधन विशेष ध्यान देना चाहिए कि जैसे मैंने आपको बताया ये एक वरदान का सीजन है। इस ऋतु में हम चाहें तो बहुत अधिक मात्रा में हम दूध ले सकते हैं पशुओं से। शीत ऋतु में हमें 10% तक खनिज है, नमक है और 10% तक हरा चारा हमें बढ़ा देना चाहिए पशुओं के चारे में। और कम से कम इसमें हमें 1 किलो जो हम दाना दे रहे हैं उसमें 1 किलो का दाना का मात्रा भी हमें स्वतः बढ़ा देना चाहिए। इसमें हमें मैग्नीशियम से रिच जो डाइट है या जो आहार है वो हमें देना चाहिए। और जैसा आपने प्रश्न पूछा कि हरा चारा का ये सीज़न चल रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसे सिर्फ हरा चारा ही खिलाएं, अति से तो अमृत भी जहर होता है। तो इसमें आप एक पैरा कुट्टी, आपका ये हरा चारा और दाना की मात्रा को बराबर मात्रा में मिला के इसको आप खिलाइए, तो इसमें जो अफरा की समस्या होती है खासकर इस सीजन में वो बिल्कुल नहीं आएगी। जी सर, शीत ऋतु में कुछ ऐसे घरेलू उपाय भी किए जा सकते हैं जिससे पशु ठंड से होने वाली बीमारियों से बचें? जी हाँ, बहुत सारे इसमें उपाय हैं। जैसे मैंने आपको एक सरसों तेल वाला उपाय बताया, बोरा, ये सब घरेलू उपाय ही हैं। जैसे मैंने आपको ये भी बताया कि मतलब अफरा में मतलब हम लोग को खासकर सरसों तेल और इसमें कुछ अजवाइन वगैरह मिला के और गुड़ वगैरह मिला के ये भी हम उसको खिला सकते हैं। कोशिश कीजिए जो पोजीशन है उस समय पोजीशन भी वैसी हो, जैसे मैंने बताया कि पेशाब करते समय जानवर की पोजीशन जो पेशाब बह जाए, तो इसमें क्या होगा कि अगर फेफड़ा ऊपर है और ये नीचे है, मतलब पूंछ की हिस्सा नीचे है, तो उसमें ये होता है कि गैस निकलने में भी सहायक होती है। और दूसरा ये होता है कि फेफड़े पे दबाव भी मतलब इसमें कम पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए अगर हम चलें तो एक बहुत अच्छा है। साथ में मतलब जैसे जुकाम और सर्दी है जो एक कॉमन इसमें सिम्टम रहता है अभी इस सीज़न में, उस सीज़न में आप इसमें लगभग 200 ग्राम गुड़, 50 ग्राम इसमें लहसुन और लगभग वही 20 ग्राम के आसपास आप हल्दी का एक पेस्ट बनाइए और इसको आप दिन में एक बार मतलब 5 से 7 दिन इसको खिलाइए। तो ये भी एक बहुत अच्छा आपका होता है। साथ में आप चाहेंगे तो गंधक गोली का धुआं आप कर सकते हैं। अजवाइन को भी आप छेना में करके धुआं करके इसको आप दिखा सकते हैं। धुआं का मतलब ये नहीं है कि मतलब आपने कंडा जला दिया और छोड़ दिए। जैसे कंडा जल गया उसके बाद जब उस लाल दिखने लगता है उसमें हमको वो डालना है जिसमें केवल अजवाइन और गंधक के धुएं उसमें आए। ये छोटे मोटे उपाय करके आप मतलब इस बीमारी से घर में ही पशुओं में मतलब लड़ सकते हैं। जी सर, बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण भी एक उपाय है, लेकिन टीकाकरण कब करवाना चाहिए? किस सीजन में ज़्यादा अच्छा होता है करवाना? क्या अभी करवाना चाहिए या बारिश या गर्मी? देखिए, इसमें क्या है कि हमारे विभाग द्वारा समय समय पे पशुओं में टीकाकरण का कार्यक्रम चलता है। जैसे एक टंगिया है, गलघोटू है और अपना ये PPR वगैरह छोटे जानवरों में रहता है ना, खुरहा चपका वगैरह। तो इसका समय समय पे विभाग में मतलब हमारे विभाग में इसका एक अभियान के रूप में चलता है। जैसे अभी बीच में खुरहा चपका का टीकाकरण लगा है और अभी एक
पूरे देश में मतलब एक व्यापक प्रोग्राम चल रहा है, FMD के नाम से ही मेन इसको स्ट्रीम किया गया है, जिसमें हम अभी पशुओं में टैगिंग कर रहे हैं। उनके कान में हम एक खिनवा जो बोलते हैं टैग लगाते हैं। इसमें एक यूनिक ID कोड नंबर रहता है। इसमें हम एक मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से ऑनलाइन एंट्री भी कर रहे हैं, जिसमें उस पशु की व्यक्तिगत जानकारी और उस पशुपालक की भी जानकारी उसमें रहती है कि पशु ये कौन से प्रकार का है, क्या उम्र है, उसका पशुपालक कौन है। तो ये जो बन रहा है ये इसीलिए बन रहा है कि हमने FMD खुरहा चपका जो टीका है वो उससे रिलेट करके इसको हम कर रहे हैं। और आगे भविष्य में मतलब इसका जो इस्तेमाल होना है, उपयोग होना है, ये बीमा से लेके आपका इसमें भी टीकाकरण में और बाकी योजनाओं में भी इसका हम यूज़ करेंगे। जी सर, इस समय शीत ऋतु में सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं निमोनिया से, जी ठंड के कारणों से, तो इसके क्या लक्षण हैं और इससे बचाने के लिए किसान भाइयों को क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, सर्दी और ज़ुकाम और निमोनिया, सर्दी जुकाम और निमोनिया दोनों में मतलब लक्षण लगभग मिलते जुलते रहते हैं, पर हम इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। सर्दी जुकाम में जो रहता है कि थोड़ा सा खांसी रहेगी, नाक बहरेगा, आंसू भी उसमें से निकलते हैं। पर निमोनिया में क्या होता है कि पशु हमारा बार बार सांस लेता है, पर ज़्यादा गहरी सांस नहीं ले पाता। थोड़ा धीरे धीरे सांस लेता है, बार बार सांस लेगा, धीरे धीरे सांस लेगा, सुस्त रहेगा, बैठा रहेगा, पड़ा रहेगा, भूख उसकी कम हो जाती है, वजन भी कम होने लगता है, बुखार रहता है इसमें। और इसमें मतलब कुछ आवाज़ हम फील कर सकते हैं, जैसे खासकर शाम के टाइम में जब वो सांस गहरी सांस लेने की कोशिश करेगा या कुछ होगा तो वो एक आवाज़ आती है, रेरिंग की आवाज़ आएगी, जो निमोनिया का एक मतलब बहुत जी। तो सर कैसे क्या उपाय करना चाहिए इस समय बचाव के लिए? देखिए, जो हमने बताया कि आवास प्रबंधन एक सबसे बड़ा इसमें कारक साबित हो सकता है। साथ में घरेलू उपाय भी मैंने आपको जो भी बताया कि आप कर सकते हैं। इसमें आप जो ये अजवाइन का धुआं और गंधक का धुआं आप करेंगे तो ये भी बहुत रिलीफ देता है। खासकर आप जो मैंने गुड़ का और लहसुन और हल्दी वाला जो इलाज बताया वो भी कारक है। पर इसके अलावा जैसे आप देख रहे हैं कि अभी भी राहत नहीं मिल रही है, अगर ये स्टार्टिंग फेस में हो गया, राहत मिल गई तो मिल जाता है। अगर उसके बाद भी आपको लग रहा है कि राहत नहीं मिल रही तो तत्काल आप निकटतम पशु चिकित्सालय में संपर्क करके पशु चिकित्सक से उसको आपको चेक कराना आवश्यक होता है। जिसमें और सर आपने बताया कि इस समय पशुओं में अफरा भी रोग ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा हरा चारा खा लेते हैं तो उससे अफरा लगता है उनको, तो इसका क्या उपाय है, इससे कैसे बचा जाए? अफरा का मेन अभी यही होता है कि जैसे हम सोचते हैं कि साल भर तो हमें हरा चारा मिला नहीं, अभी सीजन है तो क्यों ना हरा चारा खाए। मैंने बोला भी कि अति से अमृत भी जहर होता है। तो इसमें मतलब पशुओं के लिए जो मालिक हैं उनको खास ये ख्याल रखना है कि हमें उसके साथ पैरा कुट्टी और दाना मिला के देना है, उसे मतलब खाली खाने के लिए नहीं देना है। इसमें क्या है कि जैसे वो ज़्यादा मात्रा में खा लेने से ना गैस का फर्मेंटेशन होता है, गैस फॉर्म होती है पेट में, और वही गैस फिर अफरा का कारण बनती है। अगर हम इसको छोटे रूप में अगर घर में ही इलाज करना चाहेंगे तो गुड़ में फिर आप सेंधा नमक है, अजवाइन है और सौंठ वगैरह डाल के इसको आप कर सकते हैं। पशु को उस दिन बिल्कुल आप कोई खाना पीना मत दीजिए, क्योंकि पहले से उसके पेट में समस्या है, आप उसकी समस्या बढ़ाएंगे। तो बिल्कुल उसको खाना पीना उस दिन मत दीजिए। कोशिश कीजिए कि अगर ये समस्या टल रही है उसके बाद आप उसको खिलाइए, और बाद में भी कुछ दिनों तक भी आप उसको नरम और सुपाच्य खाना देंगे। फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके माध्यम से इसका इलाज बहुत आसानी से किया जा सकता है, पर समय रहते। और नहीं होने से फिर एक ट्रोकर कैनुला आता है जो उनके पेट में सीधा हम स्ट्राइक करते हैं, जिससे गैस तुरंत बाहर आ जाती थी। जी सर, अभी राज्य शासन की नरवा गरवा घुरवाबाड़ी जो योजना चल रही है उसी में पशुपालक जो है उनको क्या फ़ायदा हो सकता है और पशु से संबंधित उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं? जी मैम, ये बहुत एक अच्छी योजना है नरवा गरवा घुरवाबाड़ी। इसमें हम लोग जो अभी कोशिश कर रहे हैं कि हर गौठान में एक चारागाह डेवलप हो रहा है। चारागाह में विभाग के द्वारा, हमारे पशुपालन विभाग द्वारा ही इसमें चारा बीज का प्रदाय किया जा रहा है, चारा बीज प्रदाय किया जा रहा है। हर प्रकार के चारा बीज इसमें दिए जा रहे हैं, चाहे मक्का हो, सोरगम हो, नेपियर हो, और तरह तरह के चारा इसमें दिए जा रहे हैं। इसमें कई एकड़ में इन चारे की व्यवस्था है, जो मतलब कटिंग उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको मिलती है। जैसे 3 से 5 कटिंग 7 कटिंग इसमें मिल जाती है हमें। ऐसा नहीं कि एक बार लगाया और ख़त्म हो गया। कुछ चारे ऐसे हैं और कुछ चारे ऐसे हैं कि जिसमें हम उनको साल भर कटिंग कर करके खिला सकते हैं। तो इससे क्या है कि
जो चारागाह में अगर गर्मी के समय में चारा नहीं मिलता है, वो समस्या से हम निजात इसमें पा सकते हैं। हर गौठान में बोर की व्यवस्था की गई है। बोर के माध्यम से इसमें सिंचाई करते हुए हरा चारा हम साल भर उत्पादन ले सकते हैं। दूसरा, साथ में अभी बहुत एक अच्छा काम किया गया है शासन द्वारा कि हमारे जो मुर्गी चूजे जो बैकयार्ड कुक्कुट इकाई थे और बकरी पालन का जो स्कीम था, उसको भी गौठानों में लिंक कर दिया गया है। वहाँ भी मनरेगा के माध्यम से मुर्गी पालन शेड। पहले एक साथी का फोन सुनिए। जी, हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो, हाँ जी, हम आपकी आवाज़ सुन पा रहे हैं, अपना परिचय दीजिए। हेलो हेलो, हाँ जी, हम आपकी आवाज़ सुन पा रहे हैं, अपना प्रश्न पूछिए। हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, आप जी। चर्चा जारी रखें। तो मनरेगा के माध्यम से इसमें हमने बकरी का शेड और मुर्गियों के लिए भी इसमें शेड का निर्माण शासन द्वारा करवाया जा रहा है। और इसी वर्ष से हमने मतलब महिला स्व सहायता समूह को इस योजना से लिंक करते हुए वहाँ गौठान में इसकी व्यवस्था की है, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकें और उनकी आय में वृद्धि हो सके। और एक साथी का जी, नमस्कार। हेलो नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो, हाँ जी नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है, आप अपना प्रश्न सर बोलिए। मैं नरेश कुमार कोटा से बोल रहा था। हाँ जी प्रश्न पूछिए। मैं बकरी पालन कर रहा हूँ सर। एक बकरी को कुत्ता काट दिया है, तो उसका कितने इंजेक्शन लगाना है और कब कब लगाना है, कृपया मुझे उसकी पूरी जानकारी दीजिए। जी नरेश जी नमस्कार। आपकी बकरी को जैसे कुत्ता आज काटा होगा तो ये 0 डे में काउंट होगा। जिस दिन बकरी को कुत्ता काटा है वो 0 डे में काउंट होगा। पहला इंजेक्शन आज ही लगवाना है आपको, इसके बाद दूसरा इंजेक्शन तीसरे दिन में लगाना है, तीसरा इंजेक्शन 7वें दिन में, उसके बाद 14वें दिन में, फिर 28वें दिन में। आपको 5 इंजेक्शन लगवाने हैं टोटल इसमें, और साथ में टिटनेस का और दर्द का इंजेक्शन भी आपको लगवाना पड़ेगा। अगर घाव ज़्यादा है तो आप उसमें बिल्कुल भी मतलब बांधिएगा मत उसको घर में। कोशिश कीजिए उस घाव को जितने ज़्यादा हो सके आप साबुन से धोइए, खासकर कपड़ा धोने के साबुन से या फिर कपड़ा धोने के सर्फ से, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में कास्टिक सोडा होता है और कास्टिक सोडा वायरस को मार देता है। तो चलते पानी में आप इसको 2 से 3 बार कपड़ा धोने के साबुन या कपड़ा धोने के सर्फ से धोइए। उसके बाद आपके पास जो भी लोशन हो या एंटीसेप्टिक क्रीम हो वो लगा दीजिए। कपड़े से या पट्टी से उसको बांधने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, घाव को खुला छोड़ दीजिए। बहुत ज़्यादा घाव है, बड़ा फट गया है, तब अलग बात है, इसमें टाका लगेगा, नहीं तो फिर इसमें कोई टाके की भी मतलब इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। और 0 डे से ही मतलब अगर आज काटा है तो आज ही से आप इसको जाके टीका लगवा लीजिए। जी आप स्व सहायता समूह के बारे में। जी मैडम। तो बकरी पालन और मुर्गी पालन का जो स्कीम है उसको मनरेगा के तहत लिंक करते हुए हमने गौठान में मतलब अब शेड बनवा दिए हैं। और बहुतायत मात्रा में इसमें हमारे जो बहनें हैं जो समूह चला रही हैं वो इसका लाभ ले सकती हैं। अभी हमारे क्षेत्र में भी बहुत सारे गौठानों में मुर्गी और बकरियों का वितरण चालू हो गया है। धीरे धीरे ये पूरा जैसे ये पूरा लिंकअप हो जाए, बहुत सारे जगह में अभी निर्माण चल रहा है, होते ही ये पूरा इसमें हो जाएगा। और एक बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि आप देखेंगे कि बकरियों के लिए चारा भी वहीं उपलब्ध हो रहा है। गौठान इतना बड़ा है कि आप वहीं पर उसको घुमा भी सकते हैं और उसके बाद आप एक सुरक्षित वहाँ पर आवास में आप उसको रख सकते हैं। कई पशुपालक ऐसे होते हैं जिनकी बहुत इच्छा होती है, उसके बावजूद पैसे और स्थान के अभाव में वो ये काम नहीं कर सकते, पर यहाँ पर ये सारे बंधन अब हट गए हैं। शासन ने एक बहुत अच्छी ये लिंक करने की जो योजना की, बहुत अच्छा इसमें काम किया है शासन ने। जी सर, इसके अलावा गोधन से जो वर्मी कंपोस्ट वगैरह बनाने की योजना चल रही है, जी इसमें भी शासन से कुछ सहायता मिलती है? जी हाँ, इसमें जैसे गोबर खरीदी जो चल रही है, इसमें गोबर खरीदी शासन के द्वारा की जा रही है। उस गोबर को वर्मी कंपोस्ट खाद के रूप में डेवलप किया जा रहा है। आगे इसका उपयोग हमने चारागाह में भी किया है, और उस गांव में जैसे कोई है किसान जो उसको यूज़ करना चाहे तो वो उनको ले सकते हैं। हो सकता है कि सोसाइटी में आगे जाके लिंक होने वाला है। ये सोसाइटी के माध्यम से जैसे हमने यूरिया लिया है, उस माध्यम से ये वर्मी कंपोस्ट खाद भी वहाँ बिक्री के लिए ये निश्चित रूप में उपलब्ध रहेगा। जी डॉक्टर नीरज टंडन, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी। आपका बहुत धन्यवाद मैम। साथियों, नया विषय नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अभी आज्ञा दीजिए, नमस्कार।